गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 12th का इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर आए हैं, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर आए हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम जानेंगे गॉसियन थ्योरम के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हमारी जो टॉपिक है वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसको लेकर आए हैं। यहाँ पर देखा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले हम इंडिकेट क्या चीज से करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट्स करते हैं, इंडिकेट्स करते हैं, यानी फाई से डिनोट्स किया जाता है, या फाई ई भी हम लिख सकते हैं। यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने से पहले हम लोग एरिया जानेंगे, यानी एरिया क्या होता है, या आप कह सकते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है। आपने नाम सुना होगा एरिया का। एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल और वेक्टर मतलब होता है सदिश। यहाँ पर आप देखेंगे कि एरिया जो है वह सदिश के फॉर्म में है। वह कैसे है, वही चीज हम आपको दिखाएंगे कि एरिया वेक्टर के फॉर्म में कैसे है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एरिया वेक्टर क्या होता है। जैसे कि कोई भी हम एक्सिस की बात करते हैं, आपने पढ़ा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर हम एरिया की बात करें, जस्ट लाइक मान लीजिए कि अगर कोई सरफेस है, यानी सरफेस की बात कर रहे हैं, इस सरफेस पर अगर हमको एरिया मालूम करना है, तो यानी ए बी सी और डी की अगर बात करते हैं, अगर पूरा साइड आपका ए है, तो इसका एरिया क्या होगा। तो हम लोग 9th में भी पढ़ते हैं कि एरिया जो होता है वह होता है L इंटू बी। तो L इंटू बी होता है। तो चाहे अगर पूरा साइड है तो हम लिख सकते हैं A इंटू ए होता है, या ए स्क्वायर होता है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर होता है, जो हम बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। यानी अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, या अगर हम वेक्टर ही लगाए हैं तो इसमें डायरेक्शन तो होगा ही। बिना डायरेक्शन का वेक्टर क्वांटिटी होता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसी को सदिश राशि कहते हैं। तो अगर हम एरिया वेक्टर में अगर लिखे इसे, अगर एरिया वेक्टर में अगर हमको लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। अगर एरिया वेक्टर में अगर आप इसको लिख रहे हैं तो हम यहाँ कंपोनेंट्स उठाएंगे। एक हमारा ए बी हो जाएगा, अब यह 90 डिग्री है तो यहाँ क्रॉस आप कह सकते हैं BC हो जाएगा। उस सिचुएशन में अगर हमारा यह वेक्टर फॉर्म में है तो हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ए बी है, अगर इस सरफेस की बात हो रही है, इस सरफेस से अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए बी क्रॉस BC है, तो हम कह सकते हैं ए इंटू ए ही। तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, कॉस, यानी साइन 90 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि और आप जानते हैं 90 डिग्री 90 का वैल्यू होता है 1 के बराबर, तो हम इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर। यहाँ भी आपने देखा। अब बोलिएगा डायरेक्शन क्या होगा। तो सरफेस जो है इस सतह पर अगर बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन जो होगा वह जेड कंपोनेंट्स की ओर होगा। क्या कि इस सरफेस की बात कर रहे हैं, फील्ड तो हमारा ये है, यानी फील्ड के अकॉर्डिंग, या तो इसके हमेशा याद रखिए कभी भी फोर्स जो लगता है उसके ऊपर की, यानी परपेंडिकुलर हमारा फोर्स लगता है सरफेस पर, हमेशा परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पर दोनों तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा ए स्क्वायर जो होगा वह के यूनिट्स के रूप में होगा, या इसी को आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर जो होगा वह माइनस के यूनिट्स के रूप में होगा। ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो डायरेक्शन भी हम दे सकते हैं कि उसको एरिया जो है वह वेक्टर फॉर्म है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर हम सरफेस की बात ही कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, अगर सरफेस पर अगर बात किया जाए, अगर सतह पर, तो हम दूसरा भी आपको एग्जांपल लेकर दिखाते हैं। ठीक है, ओके, लिखना है तो लिख लीजिए। अब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर सतह को लेकर, यानी सरफेस को लेकर अगर बात करें, अगर मान लीजिए कि अगर हम एरिया के रूप में अगर आपसे बात कर रहे हैं, तो एरिया के रूप में देखें, अगर यह
एरिया के रूप में हम देख रहे हैं, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस या ऑरिजिन पॉइंट। अगर मान लीजिए इसका सरफेस यहाँ बन रहा है, तो अब इस सरफेस पर अगर बात किया जा रहा है तो ये जो सरफेस हमारा बन रहा है यहाँ पर, यह जो सरफेस का निर्माण हो रहा है, इसका जब भी फोर्स लगेगा ऊपर की ओर लगेगा। कभी भी सरफेस के ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। जब ऊपर की ओर लगेगा तो हमारा जो एरिया जो है हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, या ऊपर की ओर लगेगा या इसके नीचे की ओर लगेगा। फोर्स तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा ऊपर की ओर या नीचे की ओर लगेगा। तो यहाँ पर भी हम अगर बात करें तो अगर इसका एरिया अगर हम इसको मान ले ये L है, ये B है, तो इनकी लेंथ इनटू ब्रेथ हम कर सकते हैं। यहाँ भी एरिया क्या हो जाएगा, तो हम कर सकते हैं L इंटू बी ही, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए जब ये L इंटू बी हो रहा है तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखे थे तो ये I है, x एक्सिस को हम लोग I से इंडिकेट करते हैं, y एक्सिस को J से इंडिकेट करते हैं और इसको K से इंडिकेट करते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो यहाँ जो हमारा LB है, यानी LB के रूप में आप देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं L क्रॉस B जो होगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक J फैक्टर्स के रूप में हो जाएगा। और दूसरा हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर जो एरिया होगा L क्रॉस B, वहां हम कह सकते हैं यह जो होगा वह जो फोर्स लग रहा है वो माइनस J के फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऊपर की भी हो सकता है, नीचे की भी हो सकता है। तो ये हमेशा याद रखिए, या ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर हो, उस समय हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह इस फॉर्म को डायरेक्शन के साथ है। दूसरा और भी हम आपको दिखाते हैं, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम एरिया की ही बात कर रहे हैं तो एरिया में हम बात करें जस्ट लाइक अभी अगर हम ले लें तो यहाँ पर क्या होगा, जस्ट लाइक फिर हम एरिया पर ही बात करते हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रहा है वह इस एरिया की ओर से हम बात करें तो ये x है, ये y है और ये z है। तो यहाँ पर जो यह सर्किल है, अगर हम सर्किल का यह रेडियस मान लेते हैं तो यह तो हमारा सरफेस है। इस सरफेस पर जो फोर्स लगेगा या तो ऊपर की ओर लगेगा या तो नीचे की ओर लगेगा। हमारा हमेशा फोर्स जो है या ऊपर की ओर लगेगा या नीचे की ओर लगेगा। तो यहाँ पर जो सरफेस है, इस सरफेस पर बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये सर्कल है और सर्कल का एरिया तो आप जानते हैं, एरिया अगर हमको इसका निकालना है यानी सर्कल का, तो आप जानते हैं क्या होगा, पाई आर। यहाँ पर हमने कैपिटल आर लिया है तो यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शंस के रूप में अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। अगर हम कह दे तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो हमारा होगा कंपोनेंट सर्विस पर बात करें तो यहाँ हमारा कंपोनेंट हो जाएगा एक वेक्टर जे के फॉर्म में, और या आप इसको कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर, या हमारा होगा माइनस जे। ये चीज होगा। तो याद रखिए जो भी 2D पिक्चर होगा, 2D जो भी डायग्राम होगा, यानी 2 डायमेंशन का जब भी डायग्राम होगा वह ओपन सर्किट कहलाता है। यानी इसको हम लोग हमेशा याद रखिए, 2D डायमेंशन का जो भी पिक्चर होगा उसको हम लोग ओपन सर्किट भी कह सकते हैं। सर्किट यानी ओपन सर्किट होगा। जो 2D डायमेंशन का होगा वह जो भी डायग्राम होगा वह ओपन सर्किट का होगा। ठीक है, आप बोलिएगा सर 3 डायमेंशन में अगर हमारा डायग्राम हो तो उसमें हम एरिया कैसे निकालेंगे? तो आइए हम वो भी देख लेते हैं। अगर हमको 3 डायमेंशन में निकालना हो तो 3 डायमेंशन में अगर निकालना है डायग्राम, यानी 3 डायमेंशन में अगर हम पिक्चर की बात करें, डायग्राम की बात करें, तो आप 3D पिक्चर अगर आप देखते हैं तो 3D में जस्ट लाइक आप इसको देखिए, तो 3 डायमेंशन में अगर आपको एरिया कह दे निकालने के लिए तो किस ओर होगा, आप देख रहे हैं यहाँ एरिया किस ओर। अगर हम इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस की बात करें तो हमने कहा एरिया ऊपर की ओर लेंगे। अगर हम इस सरफेस की बात करें एरिया हम इधर ले लेंगे। अगर हम इस सरफेस की बात करें तो एरिया हम यहाँ ले लेंगे। हमेशा याद रखिएगा यह जो एरिया होगा वह हमेशा परपेंडिकुलर लाइन के रूप में आप देख रहे हैं एक दूसरे पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे पर फोर्स जो लगाती है। तो ये जो होगा 3D वह हमेशा याद रखिए
तो यानी ऊपर की ओर होगा। एक सरफेस ये आपने देख लिया। जस्ट लाइक मान लीजिए अगर हम बेलन ले लें, सिलेंडर ले लें, तो वहां पर सरफेस पर एरिया कहाँ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? मान लीजिए यह सिलेंडर है यानी बेलन है, तो इसका तो सरफेस यह होगा, इस पर एरिया जो होगा वह ऊपर की ओर होगा। इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो यह नीचे की ओर होगा। अगर हम इस एरिया की बात करें तो इधर होगा, इस एरिया की बात करें यानी सरफेस की। तो इस तरह हम 3D पिक्चर में भी बना सकते हैं। जैसे आप स्फीयर पढ़े, आपने देखा होगा स्फीयर। अगर हम स्फीयर की बात करें तो इस सरफेस पर आप देखिए, अगर स्फीयर है तो आप जानते हैं इसका सेंटर है, ये रेडियस है, या यहां से घूमेगा, यह हमेशा जो घूमेगा, रोटेशन करेगा, तो इसका एरिया इधर होगा, इसका एरिया इधर होगा। अगर आप बात कर रहे हैं इसका एरिया जो होगा वह सरफेस पर बात कर रहे हैं यह होगा, इसका एरिया यहाँ होगा, इसका एरिया यहाँ होगा, यानी इसका एरिया इधर होगा। यानी हमेशा आप देख रहे हैं कि यह हमेशा जो है वह बाहर की ओर, यानी उसके रूप में आप इस चीज को देख रहे हैं। तो 3D जो भी डायमेंशन होगा, यानी 3D जो भी डायमेंशन पिक होगा, हमारे पास डायग्राम होगा, वह 3 डायमेंशन जब भी होगा यानी उस डायग्राम का पिक होगा वह हमेशा क्लोज। अभी आपने देखा कि ओपन के रूप में होगा 2D वाला जो भी होगा डायग्राम, और ये जब भी होगा वह क्लोज सर्किट होगा, वह क्लोज सर्किट के रूप में आपके पास आएगा, यानी क्लोज होगा। ये बातें आपको याद रखना है। तो एरिया आपको मालूम होगा क्योंकि एरिया का डायरेक्शंस के रूप में हम बात, आप बोलिएगा सर वॉल्यूम, और वो तो वहां पर क्या होगा, वो भी उसमें भी वेक्टर होगा नहीं, या आप कहते हैं ट्रिंगल का एरिया क्या होगा, तो आप कहते हैं हाफ बेस इनटू हाइट, वहां भी हम नहीं यूज कर सकते। तो ऐसे डायग्राम अगर आपको दे दे तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या, तब हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या। अब इस चीज को हम देखें, आपको समझ में आया होगा एरिया, कैसे हम इस चीज के बारे में जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, जो हमारा हेडलाइन भी है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं विद्युतीय फ्लक्स, यानी विद्युतीय फ्लक्स के रूप में हम जानते हैं कि होता क्या। अगर आपसे पूछ ले कि विद्युतीय फ्लक्स होता क्या, तो मैंने कहा द नंबर ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस। ऐसे आप देख लीजिए, द नंबर ऑफ फील्ड यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स पासिंग perpendicular to a plane surface is known as electric flux। उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। या किसी दिए गए क्षेत्रफल होकर आने वाली या जाने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या को, विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं, यानी फ्लक्स के रूप में आप देख रहे हैं। अब सोचिए जरा सा, अगर हम डायग्राम बनाए तो एक डायग्राम और भी देख लीजिए। आपसे अगर कोई पूछे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे ये आया, ये आया, एक ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो है। अब यहां पर सोचिए कि अगर आपसे पूछ देगा कि यहां पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो आप देख रहे हैं यह जो हमेशा बनाएगा, हमने कहा परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, तो आप देख रहे हैं इससे कितना सतह से निकला 3, तो यहां पर हम कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वह 3 होगा। अगर हम सरफेस पर बात करें, अगर हम सीधी सरफेस पर बात करें, जस्ट अब यहां पर देखिए ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, यानी सब जो है ऊपर ऊपर चला गया, उसका जो फील्ड है तैयार नहीं हो पा रहा। तो यहां पर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आप डायरेक्ट बात करें तो यहां पर तो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता नहीं चलता, क्योंकि सरफेस से होकर नहीं जा रहा, सतह के ऊपर से जा रहा है। जब हमारे ऊपर से ही चला जाए तो वहां फील्ड लाइन क्या बनेगा, तो हम इसको कह सकते हैं यहां पर 0। तो हमको ये सब चीज ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने बन रहे हैं। अब आप जैसे यही सरफेस की बात करें, इसी सरफेस पर बात करें, तो आप देखिए अगर हम इस लाइंस पर और भी बात कर सकते हैं इस डायग्राम को लेकर, तो आप देखिए अगर हम देखें यानी सरफेस है, यानी यह सरफेस है,
इस सरफेस पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ जो हमारा फील्ड लाइन है, यहाँ जो है फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहे हैं। तो आपको सरफेस से देखकर पकड़ना होगा, यानी उसके सरफेस पर मालूम रखना होगा। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे। आपने ये भी देखा कि वह जिस सरफेस से होकर गुजर रही है, वह सरफेस से होकर गुजर रही है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्यू टू वेक्टर ए, यानी क्षेत्रफल। तो ये चीज आपको सरफेस पर पता चल रही है, यानी सरफेस से होकर जा रहा है, तो हम सतह पर दिखा दिए। अब आपको अगर पूछ दे कि यहाँ पर अगर बात करें एक्सिस को लेकर, तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हमने पहले कह दिया इसे फाई से इंडिकेट किया गया। तो अगर आपसे अगर पूछ दे, यानी जस्ट लाइक देखिए कि एक सरफेस हम बना लेते हैं, यानी यह सरफेस जस्ट लाइक यही सरफेस है, इस सरफेस पर बात करें तो इस सरफेस पर हमने कहा यह आपका एरिया है और एक फील्ड लाइन आपका यहां से आ रही है, यानी ये। तो आप देख रहे हैं इसके बीच एंगल का निर्माण हो रहा है। तो मैंने कहा जो फोर्स लगता है वह या तो ऊपर की ओर लगेगा या नीचे की ओर लगेगा। तो आप यहां जरा गौर से देखिए, तो यहां जो फोर्स लग रहा है इस अकॉर्डिंग थीटा का जो निर्माण हो रहा है या एंगल का जो निर्माण हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अगर आप देखिए तो आप देखिएगा ये सरफेस एरिया ये है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये आया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो उस अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो आपका देखिए एंगल, आपके सरफेस एरिया कहां बन रहा है। तो सरफेस तो हमारा यहाँ बन रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो बन रहा है वह ई कॉस थीटा होगा और यहाँ जो बन रहा है ई साइन थीटा होगा। लेकिन अब आपसे पूछा गया कि एंगल तो इसी पर बन रहा है एरिया, इसलिए हम लोग लिख देते हैं फाई बराबर, यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं फाई बराबर यहाँ हो जाएगा ई वेक्टर ई ए और कॉस थीटा का हो जाएगा। यहाँ पर डॉट के रूप में भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए कॉस थीटा, यानी ई ए कॉस थीटा हमारा हो गया। तो यानी इस सरफेस पर आपको दिखाया गया। अब बोलेंगे सर हम साइन थीटा क्यों नहीं लेते, क्योंकि हम बराबर आपको दिखाए डायग्राम में दिखाए कि हमेशा जो फोर्स लगता है यानी एक दूसरे के हमेशा जो फोर्स लगाते हैं वह परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं। तो सरफेस एरिया इससे कनेक्टेड है, तो इसको देखते हुए हमारा मूव किया होगा यह एरिया, इसलिए हमने इस थीटा को लिया और यहां पर यह कॉस थीटा। तो फाई बराबर हमारे पास आ गया ई ए कॉस थीटा। फाई बराबर क्या आ गया ई ए कॉस थीटा। अब हमेशा याद रखिए इस दोनों के बीच बना एंगल, जो भी एंगल बने 30 डिग्री 60 डिग्री, यानी जो एंगल बनेगा वो इस दोनों के बीच बनेगा, क्योंकि हमेशा याद रखिए, इसलिए मैंने कहा है यहां पर दी नंबर ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस। किसी प्लेन सरफेस से जब हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस पास करती है तो उसके फील्ड की लाइंस के ऊपर जो एंगल बनेगा, तो एंगल तो यहां पर हमारा कॉस थीटा बनेगा, इस पे अगर देखते तो साइन थीटा बनता, इसलिए हम फार्मूला में लिखते हैं कॉस थीटा। यानी फाई बराबर हो गया ई ए कॉस थीटा। फाई बराबर क्या हो गया ई ए कॉस थीटा। अब देखिए, तो मैंने कहा किसी दिए गए क्षेत्रफल से होकर आने वाली या जाने वाली विद्युतीय बल रेखा की कुल संख्या, यानी विद्युतीय बल रेखा की कुल संख्या को हम विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। तो इसलिए हमने लिखा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब आपका यहाँ पर केस बना दीजिएगा, थीटा क्या बनेगा उस अकॉर्डिंग अगर बात करना है तो हम थीटा को यहाँ पर फिर बना। अब देखिए, तो अब इस सरफेस पर बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए केस 1, अगर थीटा हम 0 डिग्री लेंगे,
थीटा अगर हम 0 डिग्री ले लिए तो यहां पर क्या बनेगा, तो फाई बराबर जो हो जाएगा वह E वेक्टर A cos 0 डिग्री। और आप जानते हैं cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर। तो यहां I जो होगा वह क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट A cos का वैल्यू 1। यहां पर जो फ्लक्स होगा वह पॉजिटिव होगा, यानी फील्ड लाइन की बात कर रहे हैं जैसे भी जा रही है। इसलिए मैंने लिखा कि फ्लक्स जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर बात करता है, जैसे फील्ड की लाइन की ओर जाता है। और वह जब भी जाएगा वह एरिया बनाते हुए जाएगा, या वह जब भी जाएगा एरिया बनाते हुए जाएगा। जब भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा वहां एरिया बनता चला जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं, यानी वेक्टर E डॉट A वेक्टर A cos थीटा यहां पर हमारा बन गया। अब बोलिएगा सर अगर हम केस 2 अगर हम बात करें थीटा हमारे पास आ जाए यहां पर क्या 30 डिग्री की बात करें, तो यहां पर जो फाई होगा वह फाई क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा वेक्टर E वेक्टर A cos 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो आप लिख सकते हैं फाई बराबर E वेक्टर E वेक्टर A cos 30 का वैल्यू 1/2। यह आपका है। अब ये चीज जब आपके पास निकल गया तो आपके मन में आ रहा होगा इसका यूनिट कैसे निकालेंगे और मात्रक कैसे निकालेंगे, तो हम यूनिट को भी देखें। तो अब यूनिट को अगर देखना हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट को, तो हम कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। तो आप देखें यहां पर अगर बात करें हम यूनिट की, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, तो फाई बराबर, अब देखिए यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने पढ़ा है F अपॉन Q, यानी पर यूनिट चार्ज दैट एक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपने पढ़ा क्या है कि E बराबर होता है F/Q। तो उसी अकॉर्डिंग यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां हो जाएगा यानी न्यूटन बाय कूलम, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहां हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा। अगर हमको इसका डायमेंशन निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो यह तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो जस्ट लाइक याद रखिएगा यह कौन सी क्वांटिटी है, तो याद रखिएगा वेक्टर, यहां पर वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे थे, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, यानी यह स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है, अदिश राशि। आपसे अगर इसका पूछेगा डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो वो भी आप निकाल सकते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो आइए अब डायमेंशनल फार्मूला भी आप देखें। अगर डायमेंशनल फार्मूला आप देखें तो डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, डायमेंशनल फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर देखिए 5 का, तो यहां पर E है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इसका लिखते थे क्या, E की जगह पर हम लिख रहे थे mF/Q, यानी mLT इनवर्स 2, और Q था नीचे में तो हम लिखे थे AT। अब यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर एरिया जो है वह L2, इसका तो थीटा था, कोई डायमेंशन लेस होता है, तो आइए इसको हम लिखेंगे क्या, यहां हो जाएगा mL3। अब ये क्या कहते हैं T ऊपर जाएगा तो T इनवर्स 3 एम्पियर इनवर्स 1, यह इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो आपको अगर यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर समझ में आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।